नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पशुधन भारतीय कृषि की रीढ़ कहा जाता है और क्यों ना हो, हमारे जो किसान भाई हैं उनका बहुत सा काम हमारे पशुधन निपटा देते हैं। तो क्यों ना हम अपने पशुधन को स्वस्थ रखें। भाई, इससे दो फायदे होंगे। जहां एक और हमारा पशुधन स्वस्थ होगा, हमारी भारतीय कृषि को बहुत ही आत्मसंबल प्राप्त होगा, साथ ही साथ जो दुधारू पशु हैं उनसे एक अतिरिक्त आय भी मिल सकेगी। तो चलिए आज के अंक में हम बात करते हैं कि शीतकाल में पशुधन की देखभाल किस प्रकार से की जाए, साथ ही साथ उनको संक्रमित बीमारियों से किस प्रकार से बचाया जाए। इस विषय को लेकर आपके साथ में साझा करने आए आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो कि डॉक्टर विनीत तिवारी। ये वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं, उप संचालक पशुपालन विभाग डेयरी भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जो अभी वर्षा काल है वो खत्म होने वाला है, इस समय में जो हमारे पशुधन है उनमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर भी जो समय है, जलवायु है, इसका परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या पशुधन में भी ये देखने को मिलता है? जी, नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर विनीत तिवारी पशुपालन विभाग रायसेन से हूँ। आपका जो प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में खास तौर से पशुधन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर हम साल भर का पूरा कैलेंडर अगर पशुधन का निकालें तो उसके अंदर में जो सबसे ज़्यादा बीमारियों का जो काल है, सबसे ज़्यादा संक्रमण का जो काल है, वो ये बारिश का मौसम ही होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण पशुओं में होता है। हाँ जी। और सबसे ज़्यादा बीमारियां भी इसी सीज़न में होती हैं। और इस समय में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है अपने पशुधन की, क्योंकि अगर वो इस सीज़न में बीमार हो गया है तो उसको रिकवर करने में करीब 5-5, 6-6 महीने का समय लग जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप ये मान के चलें कि शीत ऋतु जो कि सबसे स्वस्थ काल माना जाता है, पूरी साल भर के जो इतने भी तीन जो हम काल मानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, हाँ जी। इसमें जो सबसे स्वस्थ काल माना जाता है वो स्वस्थ काल शीत ऋतु ही माना जाता है। जी, जी। क्योंकि इसके अंदर में एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, वो उनका खान पान बहुत अच्छा होता है हाँ और जी। उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हमको मिलता है। जी। लेकिन अगर हमारी बारिश के ऋतु में अगर हमने उनको काफ़ी सारे रोगों से अगर हमने उनको बचा लिया तो आप ये मान के चलें कि ये आगे में आने वाले आपके जो काल होंगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि देखने को मिलता है कि वर्षा ऋतु जाने ही वाली है। वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़े कीट इनका उत्पन्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये जो हमारे पशुधन है इनके भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्या ये कौन कौन से नुकसान पहुंचाते हैं और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जी, ये जो सीज़न होता है बारिश का सीज़न, सबसे ज़्यादा कीट और पतंगे और जितने भी आप ये मान के चलें कि मैक्सिमम आर्थ्रोपोड कैटेगरी के एनिमल्स जितने भी कीट होते हैं उनका रिप्रोडक्टिव काल ये होता है। और इसके अंदर में सबसे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन आपको मिलता है, कीड़ों का भी सबसे ज़्यादा मिलता है। और हमारे पशुधन के अंदर में अगर आप मान के चलें कि जो प्रोडक्शन लॉस जिसको हम बोलते हैं, तो प्रोडक्शन लॉस में लगभग 50 से 60% लॉस हमारा इन एक्टोपैरासाइट्स की वजह से होता है। ये जो बाह्य परजीवी जो एनिमल्स को लग जाते हैं, ये उनका खून भी उनका चूस लेते हैं और प्लस उनके प्रोडक्टिविटी में उनको काफ़ी लॉस होता है। तो इन कीड़ों से हमको अभी बचाना उनको ज़रूरी होता है। अभी इस समय में जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म होता है तो अपने जहाँ जहाँ पे आपने अपने पशुधन को रखा हुआ है उस स्थान की प्रॉपरली आप सफाई कीजिए। आप सब जगह पे चूने से पुताई कर दीजिए। एनिमल्स को जो है कीटों से बचाने के लिए कुछ इंजेक्शंस होते हैं कि आपने एक बार वो इंजेक्शन लगवा लिया तो वो 2 महीने तक उनको कोई दूसरा कीट उनके शरीर पे नहीं लगेगा। हाँ जी। वो आप कर सकते हैं। प्लस अंतः परजीवी को मारने के लिए भी कुछ दवाएं हैं, एल्बेंडाजोल की हैं, वो दवाएं भी हमारे पशु अस्पतालों में फ्री में मिलती हैं। हाँ जी। आप जाके वहाँ से भी वो दवाएं लाके, तो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी अगर हमने ये दोनों कंट्रोल कर लिए तो आप मान के चलें कि हम 60-70% हमारे एनिमल की हेल्थ को हम काफ़ी अच्छा सुधार पाएंगे। जी बिल्कुल। शीत ऋतु आने वाली है, इनमें कौन कौन सी मुख्य बीमारियां जो पशुओं को परेशान कर सकती हैं और हमें उन्हें पहले से ही सचेत रहना चाहिए? जी, शीत ऋतु में जो मेन बीमारी है इस समय हमारे भारत में जो ज़्यादा प्रिवलेंट है उसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिसीज, जिसको खुरपका या मुंह पका का रोग भी हम कहते हैं। बेसिकली ये रोग की शुरुआत ही जो है जैसे ही आपका 15 अक्टूबर के बाद से जो सीज़न स्टार्ट होता है ठंड का, धीरे धीरे ठंड आना जब शुरू होती है तो बेसिकली ये इन्फेक्शन एफएमडी का वैक्सीन जो है ये बीमारी काफ़ी फैलती है और इसका वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। भारत सरकार के द्वारा इस बीमारी को पूरे भारत में कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया है भारत सरकार के द्वारा और उस रोग कार्यक्रम के तहत इस बीमारी को रोकने की
सबसे ज़्यादा प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी से हमारे देश में लगभग हर साल 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस बीमारी की वजह से जी, जी। हमारे देश के पशुपालकों को उठाना होता है। जी। क्योंकि एक बार ये बीमारी अगर हो गई तो आप ये मान के चलें कि एनिमल का जो है प्रोडक्शन का लॉस होता है, प्लस वो खाना पीना बंद कर देता है, उसकी बॉडी जो है वीक होने लगती है। खाना पीना बंद होने से 1 महीने के अंदर में उसकी हालत काफ़ी गिर जाती है। और दूसरा, इस बीमारी का जो सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक है या इसकी कमी बताएं कि अगर एक बार ये बीमारी किसी पशु में हो गई और अगर मान के चलें कि वो पशु 10 लीटर या 12 लीटर दूध देता था, तो इस बीमारी के बाद वो कभी ज़िंदगी में 10 से 12 लीटर दूध पर नहीं पहुंच ये पाएगा। बहुत बड़ा नुकसान होगा किसान ये भाइयों बहुत के लिए। बड़ा जी। नुकसान होता है मैम कि एनिमल्स का जो प्रोडक्शन वो कभी वापस रिगेन नहीं हो पाता, वापस जी। से वो नहीं आ पाता। जी। तो इस बीमारी से रोकथाम करने की हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे देश के जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो अंडा हो, जी। ये हम बाहर के जो डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश जो हैं, इन देशों में भेजने की जो व्यवस्था होती है, उनके द्वारा जो एक ही सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि अगर आपके देश में एफएमडी की बीमारी से अगर फ्री हैं जी। तो ही आप इन कर पाएंगे। विकसित देशों जी, के अंदर में आप अपना माल बेच पाते हैं। तो भारत सरकार ने इसका बीड़ा उठाया है और अगले 5 साल का मिशन प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। 10 हम लगातार प्रोग्राम एनएडीसीपी के तहत एफएमडी कंट्रोल के करेंगे, जिसके तहत हम इसको अगले 5 साल के अंदर में इस बीमारी को हमारे देश से खत्म करने की हमने कोशिश हम लोग डॉक्टर कर साहब, रहे हैं। ये जो आपने बताया कि आपका टीकाकरण जो एक अभियान है, इस अभियान की जानकारी किसान भाइयों तक कैसे पहुंच सकती है? क्या उन्हें पहले से किसी माध्यम से, आप संचार माध्यम से बताते हैं, वो कैसे जान पाएंगे कि हमारे पशुओं को इस समय हमें टीका लगवाना है? जैसे जितने किसान भाई हैं जो पशुधन रखते हैं, वो ये जानते होंगे कि ये जो एफएमडी की बीमारी है, रोगा का जो रोग है, ये काफ़ी वर्षों से फैला हुआ है। हर वर्ष जो है इसके हर बार केसेस वगैरह आते रहते हैं और इसकी वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी लॉस वो देखते हैं, हर बार देखते हैं। तो इस मामले में ये होता है कि चूँकि साल भर में 2 बार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है और इसका बाकायदा जो है काफ़ी इसका प्रचार प्रसार जो है टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, हाँ जी। मैसेजेस के माध्यम से, एनआईसीज के माध्यम से काफ़ी सारी जगह से ये जानकारियाँ भेजी जाती हैं कि आपके एरिया में कब वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ होगा। साल भर में ये 2 बार वैक्सीनेशन का काम होता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं भी है तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय, जो भी पशु चिकित्सक की जो संस्था है, हाँ जी। उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन कब से होगा। जी, भारत सरकार ने 2 साल पहले पशुपालन विभाग की स्थापना की थी, और कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं इस विभाग के द्वारा? जी, भारत सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग में, चूँकि पहले हमारा विभाग जो था एक कृषि के साथ एक संलग्न विभाग माना जाता था और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ में ही हमारे डिपार्टमेंट को एक काउंट किया जाता था। लेकिन विगत कई वर्षों में जब हम देखते हैं कि पशुपालन विभाग या पशुपालन से जो हमारी होने वाली जो आय है या जो कृषकों की आय है, उस आय को अगर हम कैलकुलेट करें तो आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा मुख्य फसलें हैं, गेहूं और चावल की, धान की फसलें, जो हमारे देश के लगभग सारे किसान इसको लगाते हैं। और आप देखेंगे कि पूरे देश के पूरे धान का उत्पादन और पूरे गेहूं का उत्पादन, अगर हम इन दोनों उत्पादनों को पूरा जोड़ लें और इसका जो टोटल अमाउंट होता है वो लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास में होता है, कि 7 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होता है। जबकि अगर आप देखें केवल पशुधन के अंदर में दूध का उत्पादन की अगर हम बात करें तो अकेला दूध का उत्पादन 12 लाख करोड़ के आसपास में है। ये तो बहुत इसका ये साफ मतलब है कि हमारे जो मिल्क प्रोडक्शन का जो अंश है, वो अंश पूरे एग्रीकल्चर के मेन प्रोडक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब भारत सरकार ने इस बात को एड्रेस करते हुए कि भाई ये भी एक बड़ा स्कोप है, और इस विभाग के अंदर में भी, इस पशुपालन के अंदर में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात ये कि जो किसानों की आय दुगनी करने को लेके भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने एक मिशन चला रखा है। तो किसानों की आय दुगनी करने में एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि हमारी खेती से हम जितना उत्पादन 1 एकड़ से ले सकते थे, हम उसमें मैक्सिमम उत्पादन उसमें अब ले रहे हैं। तो अब उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं बची है कि हम उसके प्रोडक्शन में और ज़्यादा इन्हेंसमेंट या उसको और ज़्यादा बढ़ा लें। तो अब अगर हमारे पास में कोई स्कोप है कि हम किसानों की आय दुगनी कैसे करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास में एक सबसे अच्छा साधन है पशुपालन। क्योंकि अगर आपके पास में आज 5 एनिमल्स हैं तो अपने घर में आप 10 एनिमल्स भी बढ़ा सकते हैं, 15 एनिमल्स भी कर सकते हैं। मतलब आप इसमें अपना वॉल्यूम आप इजीली अपने घर में बढ़ा सकते हैं और आपकी इनकम, आपकी आय जो है वो भी इसके अनुपात में बढ़ सकती है। तो इस विभाग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने केंद्रीय पशुपालन विभाग की गठन किया सन 2019 में। और आज इस विभाग के एक केंद्रीय मिनिस्टर हैं, 2 राज्य मंत्री हैं, और इस विभाग में अब काफ़ी सारे नई चीज़ें आना शुरू हुई हैं। तो
तो इस विभाग के बनने से, केंद्रीय मंत्रालय बनने से कहीं ना कहीं पशुपालकों को, देश को इस बात का फायदा मिलेगा। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं कि शीत ऋतु में पशुओं की देखभाल किस प्रकार से की जाए, साथ ही साथ उनको संक्रामक रोगों से बचाया किस प्रकार से जाए। तो चलिए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। और एक और नया प्रश्न जो हमारे मन में आया है कि डॉक्टर साहब कौन कौन सी भैंसें हैं जिनको हमारे किसान भाई पाल सकते हैं और उनसे कितना दूध उत्पन्न हो सकता है? वैसे आप देखें कि बफेलो से, जो भैंसों से जो मिल्क उत्पादन का जो काम है, ये पूरी दुनिया के अंदर में केवल भारत या मान के चलें केवल साउथ ईस्ट एशिया का जो कंट्रीज़ हैं, बस इन कंट्रीज़ के अंदर में ही बफेलोस जो हैं वो मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं। बाकी पूरी दुनिया में कहीं बफेलो से मिल्क प्रोडक्शन का काम नहीं होता है। और भारत में अगर हम देखें तो भारत के अंदर में ऐसी कई सारी नस्लें हैं जो कि बहुत अच्छा दूध उत्पादन का काम करती है। जो सबसे अच्छी नस्ल है पंजाब हरियाणा की मुर्रा नस्ल जिसको हम कहते हैं, वो अभी भारत की आज की डेट में या पूरी दुनिया में मान के चलें तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्लों में ये मुर्रा नस्ल है। और हम इस नस्ल को प्रमोट भी कर रहे हैं, इसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा हम इसके बीज को फैला भी रहे हैं। अच्छा जी। डॉक्टर साहब आजकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब आजकल जो एक बीमारी सुनने को आ रही है, LSD बीमारी, ये बहुत सारे राज्यों में अपना प्रकोप फैला रही, तो ये क्या है बीमारी, इसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है हमारे पशुधन को? जी मैम, अभी हाल फिलहाल में भारत में ये देखने में आया है कि हमारे देश के कई सारे राज्यों के अंदर में एक बीमारी फैली हुई है जिसको हमने LSD बीमारी बोला है। लंपी स्किन डिसीज़ इसका नाम है। बेसिकली ये बीमारी जो है ये वायरस, विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाली बीमारी है। पॉक्स वायरस, जो पॉक्स वायरस की फैमिली है, उस फैमिली का ये वायरस है जो ये बीमारी फैला रहा है। पिछले 1-2 वर्षों से ही ये बीमारी के केसेस हमारे यहाँ आना शुरू हुए हैं और इस वर्ष तो इस बीमारी ने काफ़ी बड़ा रूप लिया है और काफ़ी सारे गांव में काफ़ी सारे पशु इससे प्रभावित हुए हैं। आप देखेंगे कि पशुओं के अंदर में जो है एक तो उनके या तो गले में सूजन आ रही है या पैरों में सूजन आ जाती है। शरीर के ऊपर में छोटे छोटे से जो है चकत्ते उठ जाते हैं जिसको हम अर्टिकेरियाज बोलते हैं। एनिमल जो है उसको फीवर आ जाता है, वो खाना पीना बंद कर देता है और कई बार जो कमज़ोर पशु है उसमें इनकी मृत्यु भी हो रही है। तो ये बीमारी अभी इस समय फैली हुई है। चूँकि ये बीमारी अभी नहीं आई है, जैसे कोरोना की बीमारी नहीं आई है उसी तरीके से ये बीमारी भी अभी नहीं आई है। तो इसका वैक्सीनेशन इस बीमारी का तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस जैसी बीमारी का पॉक्स वैक्सीन, शीप पॉक्स वैक्सीन, गॉट पॉक्स वैक्सीन के नाम से वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको वैक्सीनेशन अब उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। और अब आगामी वर्षों में जो है ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम धीरे धीरे इसको भी लेंगे। और आप ये ध्यान रखें कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ये बीमारी खुद ब खुद होती है और खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। आपको केवल पशु की अच्छे से देखभाल करना है। कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं जो कि आपको इस दौरान देने की ज़रूरत पड़ती है, जो आप सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकने के लिए होता है। बाकी अदरवाइज ये बीमारी का टेन्योर 15 दिवस का होता है, तो 15 दिवस के बाद धीरे धीरे ये चूँकि सेल्फ इम्यून डिसीज़ है तो धीरे धीरे करके बीमारी अपने आप दूर हो जाती है।
डॉक्टर साहब, मेरे मन में जो एक प्रश्न आ रहा है कि मतलब एक जो बात आ रही है, प्रश्न नहीं, कि जैसे कि हम समझा सकते हैं एक साधारण सी भाषा में कि जैसे बच्चों को जो चेचक की बीमारी होती है, वही किसान भाई अपने पशुओं को लेकर इसके लिए जागृत रहे, क्योंकि जो बच्चों के लिए भी जैसे हम एक टीका लगवाते हैं, तो क्या कुछ अलग से एक प्रयास किया जाए कि बीमारी हो ही ना? मैम, अभी ये बीमारी एज सच पहले तो कभी हुआ नहीं करती थी और ना कभी इसके केसेस हमको बहुत ज़्यादा मिलते थे। पॉक्स फैमिली के जरूर हमको कुछ केसेस मिलते थे, लेकिन चूंकि पॉक्स वायरस का ऐसा हुआ करता था कि उससे किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं होता था और शरीर के ऊपर में छोटे छोटे दाने उठ जाते थे जो कि 10, 15, 20 दिनों के अंदर में आराम से बैठ जाते थे। पशु का कोई नुकसान नहीं होता था, उसका खाना पीना, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ नॉर्मल बना रहता था। तो इस सच इस बीमारी से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए इस बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा इस पर खोज नहीं की गई। लेकिन अब चूंकि अब इस बीमारी के बाद में जब इसमें वायरस के म्यूटेशंस हुए तो उसकी वजह से जो अब नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि ये इन बीमारियों को भविष्य में कंट्रोल किया जाएगा। और इस LSD बीमारी के लिए वैक्सीनेशन पे भी कार्य प्रारंभ हो गया है और अभी हम इस बीमारी को 90% कंट्रोल कर पा रहे हैं शीप पॉक्स वैक्सीन से। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सीधे पशुधन से मनुष्य को भी लग सकती हैं? जी हाँ, ये भी बड़ा भारी प्रश्न है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे पशुधन से हमको भी लग सकती हैं। कई सारी बीमारियां हैं ऐसी, जैसे आप रेबीज की बीमारी देखते हैं, जब पागल कुत्ते के काटने से एक बीमारी होती है रेबीज की बीमारी। आपने नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू का। ये स्वाइन फ्लू जो है, जो पॉर्क जो लोग खाते हैं उस बीमारी से, उन पिग से ये बीमारी जो है ह्यूमन में फैलती है। बर्ड फ्लू का नाम आपने सुना होगा, जो कि बर्ड फ्लू की बीमारी भी काफ़ी फैलती है। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनको हम जूनोटिक डिसीजेस कहते हैं। ये जूनोटिक डिसीजेस वो होती है जो एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं और इन बीमारियों की वजह से मानवीय सभ्यता को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे रेबीज़ की बीमारी की हम बात करें तो रेबीज़ की बीमारी का ना तो कोई इलाज पशुधन के लिए है और ना ही कोई इलाज मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। तो इन बीमारियों से बचाव के लिए जैसे रेबीज़ का हम वैक्सीनेशन करा लेते हैं। बर्ड फ्लू का भी जो है, बर्ड फ्लू के केसेस के अंदर में हम जब बर्ड फ्लू के केसेस बढ़ते हैं तो हम सरकार गाइडलाइन जारी करती है, सरकार अपनी तरफ से उसके गज़ट नोटिफिकेशंस करती हैं कि किस एरिया में बीमारी फैली हुई है, जिससे कि उसके आसपास के लोगों को और वहाँ के मनुष्य के जितने भी आसपास की बस्तियाँ हैं उन सबको सूचित किया जा सके कि सब आपके क्षेत्र में बीमारी है। ग्लेंडर नाम की बीमारी है जो घोड़ों में होती है। इस बीमारी, ये भी बीमारी ऐसी है जो कि ह्यूमन के अंदर में ट्रांसमिट होती है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं जो जूनोटिक इंपॉर्टेंस की हैं, जैसे एक जापानीज एन्सेफेलाइटिस बीमारी है जो कि बच्चों के अंदर में बुखार की बीमारी होती है, ये भी पिग से फैलने वाली बीमारी है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये बीमारी भी होती है। और लेकिन भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इन सारी बीमारियां, जो कि बीमारियां, जितनी बीमारियां हैं जो कि ह्यूमन के अंदर में फैलती हैं, इन बीमारियों को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और वो सारे प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हैं। और जब भी इस तरह की बीमारी के हमको केसेस मिलते हैं तो हम उस पूरे एरिया को जो है हम गज़ट नोटिफिकेशन के द्वारा हम उसको कंटेनमेंट जोन बना के और उसके अंदर में फिर हम उसके एनिमल्स को वहीं पे स्टे कर देते हैं। वहाँ से हम एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमारी उस जगह से बाहर न फैले। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि शीत ऋतु आने वाली है, तो क्या पशुओं के खान पान में अभी से कुछ एक्स्ट्रा जो कहना चाहिए कि हमें जोड़ देना चाहिए जिससे कि आगे चल के वो स्वस्थ रहें? जी, चूँकि अभी अब जान के चल रहे हैं कि जैसे पशु वर्षा ऋतु से निकल के आया है तो उसने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें खाई भी होंगी जिसके अंदर में कई सारी बीमारियों के या कुछ कीटों के अंडे भी गए होंगे, फंगस के स्पोर्स काफ़ी उड़ते हैं तो वो भी उनकी बॉडी में गए होंगे। तो अभी इसकी बॉडी में आप ये मान के चलें कि वर्षा ऋतु खत्म होने तक हमारे एनिमल्स के अंदर में काफ़ी सारे कीटों का जो है एक साथ उनकी बॉडी के अंदर में इन्वेजन हो जाता है और उसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर में काफ़ी वीकनेस आने लगती है। तो सबसे पहले जब शीत ऋतु प्रारंभ हो तो सबसे पहला काम किसान भाइयों आप लोग ये कीजिए कि अपने पशुओं की डीवर्मिंग जरूर कराइए। आप अपने सारे पशुओं की डीवर्मिंग कराइए, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सारे पशुओं की डीवर्मिंग होती है। डीवर्मिंग की दवा हमारे अस्पतालों के अंदर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आप जाके वो दवाइयाँ लाएं जिससे उनके अंतः परजीवी और बाह्य जो शरीर के बाहर लगे हैं वो परजीवियों को आप ख़त्म करें, क्योंकि अगर आप ये ख़त्म करेंगे तो ही आप उस जो शीत ऋतु है उसका आप उसमें प्रोडक्शन में आप फ़ायदा ले पाएंगे। साथ में इस सीज़न के अंदर में चूँकि अभी बारिश खत्म हुई है तो चूँकि हरा इस समय काफ़ी उपलब्ध होता है तो उस हरे चारे को भी जो है हमको संभाल के हम रख सकते हैं। हम उसका साइलेज बना के रख सकते हैं, हम उसका है बना के रख सकते हैं, क्योंकि अब ये जो हरा चारा आपको अभी मिला है, अब ये हरा चारा अगले 8 महीने आपको उपलब्ध कम हो पाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है सीज़न जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ऑटम का सीज़न आता चला जाएगा तो अब हरा चारा की उपलब्धता कम होती जाएगी। तो किसान भाई जो हैं वो इस सीज़न के अंदर में अपने चारे का स्टोरेज कर सकते हैं।
आप साइलेज बना सकते हैं, जैसे मक्के की फसल इस समय आती है तो डॉक्टर साहब, साइलेज मैं बना आपको के रोकना रख सकते चाहूंगी हैं। क्योंकि समय अब हो चला है आपसे जी। विदाई लेने का। आप आए हमारे स्टूडियो में और बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाइयों, अब समय हो चला है कि हम देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं, अपर मुख्य सचिव ने कड़कनाथ पालन की जानकारी ली। रबी संभागीय बैठकों का शुभारंभ, बीजोपचार में आवश्यक सावधानी, चने की उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रदेश में किफायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सौर ऊर्जा भविष्य का ऊर्जा स्रोत है, अतः सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। 1-2 मेगावाट तक के प्लांट स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक नीति बनाई जाए। श्री चौहान ने यह निर्देश मंत्रालय में आयोजित रबी फसल के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी ऊर्जा विभाग की बैठक में दिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिजली उत्पादन में कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। अपर मुख्य सचिव ने कड़कनाथ पालन की जानकारी ली। अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी JN कंसोटिया ने मेघनगर के विभिन्न गांवों में हितग्राहियों के घर पहुंचकर कड़कनाथ चूजा प्रदाय योजना की प्रत्यक्ष जानकारी ली। श्री कंसोटिया को ग्राम गुड़ा में हितग्राही सुनीता ने बताया कि उन्हें 50 चूजे मिले हैं। कड़कनाथ की देसी मुर्गे की तुलना में अधिक मांग और कीमत होने से हमें अच्छी आय हो रही है। निःशुल्क चूजों के पालन के बाद अधिक लाभ को देखते हुए मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में स्वयं के व्यय पर कड़कनाथ चूजा खरीदने के लिए भी राशि जमा कराई है। श्री कंसोटिया ने सुनीता के घर पर NADCP राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एक भैंस और 4 गौवंश के कानों में यूनिक आई टैग लगाने की भी प्रशंसा की है। रबी संभागीय बैठकों का शुभारंभ, हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी चालू रबी मौसम की कार्य योजना एवं विगत खरीफ की समीक्षा बैठकों का शुभारंभ 11 अक्टूबर से हो रहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में होने वाली बैठकें वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होंगी और यह बैठक 11 अक्टूबर को ग्वालियर एवं चंबल संभाग में हुई। रबी संभागीय बैठकें 11 से 25 अक्टूबर तक चलेंगी। इन बैठकों में संबंधित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल जुड़कर अपने अपने संभाग की कार्य योजना बताएंगे। बैठकों में पशुपालन, डेयरी, उद्यानिकी, कृषि, सहकारिता एवं मछली पालन विभाग से संबंधित विस्तृत चर्चा होगी। बैठकों में जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही कृषि वैज्ञानिक एवं दोनों कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति भी शामिल होंगे। बीज फसलों के विपुल उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। यदि बीज निरोग, स्वस्थ एवं ओजपूर्ण है तो फसल भी अच्छी होगी। इसके लिए जरूरी है कि बीज स्वस्थ, रोग रहित एवं कीटों से ग्रसित न हो। अच्छे बीज के चुनाव के उपरांत उनका उचित बीजोपचार अति आवश्यक है। उपचारित करने से पूर्व बीज को अच्छी तरह से साफ कर लें। बीजोपचार करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बीजोपचार के पश्चात हाथ पैर साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कवकनाशी के खाली डिब्बों को नष्ट कर देना चाहिए। बीजोपचार करते समय रासायनिक दवाओं का उपयोग पहले करें, तत्पश्चात जैव उर्वरकों का उपयोग करें। कल्चर का उपयोग पैकेट पर लिखी अंतिम तिथि के पूर्व ही कर लेना चाहिए। कल्चर के पैकेट को ठंडे स्थान पर रखें एवं आग और धूप से बचाएं। असिंचित अवस्था में चने की बोनी जल्द प्रारंभ हो जाती है। उन्नतशील प्रजातियों में छोटे और खुरदरे दानों में JG74, JG3, 115 एवं बड़े तथा चिकने दानों में JG11 ज्यादा लोकप्रिय किस्में हैं। प्रति हेक्टेयर 75 से 80 किलो बीज पर्याप्त होता है। बोने के पूर्व फफूंदनाशक एवं जीवाणु खाद कल्चर से बीज का उपचार अवश्य करें। सिंचित अवस्था में 1 क्विंटल DAP प्रति हेक्टेयर एवं असिंचित अवस्था में आधी मात्रा का प्रयोग आधार खाद के रूप में करें। उकटा रोग से बचाने खातिर चने का बीज उपचार 2.5 ग्राम थायरम एवं 22 प्रति किलो बीज की दर से ही करके बोनी करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, ये तो था कार्यक्रम कृषि दर्शन का आज का अंक। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए
मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।